Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SV Academy classes। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। साथ ही साथ हमने रेट लॉ क्या होता है, रेट कांस्टेंट के क्या होता है और क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन आर एंड रेट कांस्टेंट के। जब भी हम बात करते हैं रेट की, तो रेट क्या होता है? रेट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना बदलाव आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है समय के साथ साथ। जब हम बात करते हैं रेट कांस्टेंट के की, तो ये क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहती है? रेट लॉ कहती है कि रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, जिनकी पावर उनका ऑर्डर होता है। और जब हम यहाँ से इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो रेट कांस्टेंट के आ जाता है। ठीक है, तो वही बात कही गई है कि जो आपका के है ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इन रेट लॉ इक्वेशन, और ये बराबर होता है रेट के अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 1 पुट कर दें। इसको 1 और इसको 1 पुट कर दोगे तो 1 से मल्टीप्लाई होके के ही आ जाएगा। तो यही हमारा रेट कांस्टेंट होता है, जो कि किसके बराबर रहेगा? रेट ऑफ रिएक्शन के, जब मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी? हर रिएक्टेंट की यूनिट यानी कि 1 मोल पर लीटर। रेट की यूनिट हमेशा फिक्स रहेगी, मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स रहेगी। टाइम आपका सेकंड में, मिनट में, आवर्स में कुछ भी हो सकता है। के की यूनिट हमेशा डिपेंड करेगी ऑर्डर पे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था कि 0 ऑर्डर के लिए के की यूनिट अलग होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होती है, सेकंड थर्ड के लिए अलग होती है। तो ऑर्डर अगर चेंज हो जाता है रिएक्शन का तो के की यूनिट भी बदल जाती है। बट रेट ऑफ रिएक्शन में ऐसा नहीं है, आर में ऐसा नहीं है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। रेट क्या है आपका? रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड्स अपॉन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट दैट टाइम। जब भी हमें रेट निकालना है तो वो क्या रहेगा आपका? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम रहेगा। जब के की बात करते हैं तो के क्या है? के एक कांस्टेंट है। के क्या है? कांस्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का। हर रिएक्शन का अपना खुद का एक के रहेगा, हर रिएक्शन के के की वैल्यू भी अलग रहेगी। और ये जो कांस्टेंट के है आपका, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही रहता है। अगर आपने टेम्परेचर में चेंज किया तो के की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, क्योंकि के की वैल्यू चेंज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। के की वैल्यू जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने एटम्स, कितने आयंस, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, सो दैट कि वो प्रोडक्ट फॉर्म कर सके। तो जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो हमारी मॉलिक्यूलैरिटी कहलाता है। क्या है? द नंबर ऑफ आयंस, atoms, ions or molecules that must collide with one another simultaneously to result into a chemical reaction is called molecularity। यहाँ पे O2F2 का एक ही मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इसे हम कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, लिख लेना आप कि मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू 1 है, इसे यूनिमॉलिक्यूलर कहेंगे। HI के यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2, तो मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू हो जाएगी 2, इसे हम कहेंगे बाइमॉलिक्यूलर। ठीक है, यहाँ पे 2 NO है और 1 O2 है, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, और इसे हम क्या कहेंगे? ट्राई मॉलिक्यूलर। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शंस हमारी क्या होती हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस हमारी वो होती हैं जो सिंगल स्टेप में होती हैं। फिर आता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती हैं जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होती हैं, तो उनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। मॉलिक्यूलैरिटी हम हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन की जो सिंगल स्टेप में हो रही होती है उनकी बताते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कभी हम मॉलिक्यूलैरिटी नहीं बताते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक टॉपिक होता है मैकेनिज्म, की मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। तो आप लिख लेना, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन का मतलब ये है कि जो डिटेल्ड स्टडी होती है किसी रिएक्शन की स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे कोई रिएक्शन हुई, उसे हम मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग अब पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर 0 ऑर्डर। ठीक है,
तो हेडिंग डाल लीजिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक है, अब मुझे बताइए जल्दी से कि जीरो ऑर्डर से आप क्या समझते हैं। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो रिएक्शन की स्पीड है, जो रिएक्शन का रेट है, वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर फर्स्ट ऑर्डर का होगा तो उसका मतलब क्या है कि रिएक्शन का रेट किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर सेकेंड ऑर्डर की ये रिएक्शन, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन का रेट किन्हीं दो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल कौन सा पढ़ रहे हैं, जीरो ऑर्डर। अब मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्टेंट है ए, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, पी में। अगर मैं बात करूं टाइम जीरो पे, शुरू में जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई, तो इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन रहेगी जिसको हम बोल रहे हैं ए नॉट, कि शुरू में मान लो 100 मोल थे तो उसको मैंने क्या बोल दिया, ए नॉट। प्रोडक्ट अभी बना नहीं, एट टाइम टी पर ये कुछ बना है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम कितनी मान रहे हैं, ए मान लो, कितनी है, ए। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ क्या कहता है कि रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के। कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, और इसकी पावर क्या होता है, इसका ऑर्डर। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है, रेट कांस्टेंट के। अगर ये मेरी जीरो ऑर्डर के लिए है, फॉर जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो रेट क्या आ गया हमारा, रेट आ गया k इंटू में a की पावर 0, और जिसकी पावर 0 होती है वो क्या होता है, 1। तो यहां से ये हट जाएगी टर्म, और यहां से आपको ये बात पता चल गई कि जीरो ऑर्डर के लिए रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आया। इस बात से आपको आपके कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए ग्राफ भी पूछा जा सकता है। आपसे कहेंगे बताओ कि अगर हम ग्राफ बना रहे हैं रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का जीरो ऑर्डर के लिए, तो कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन वाली तो टर्म ही हट गई पूरी, तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब रेट हमारा क्या होता है, रेट हमारा होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। ठीक है, क्लियर है। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, किसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, ए की, तो मैं क्या लिखूंगी, अच्छा रिएक्टेंट समय के साथ साथ क्या होता है, रिएक्टेंट समय के साथ साथ कम होता है, तो हम लिखेंगे माइनस, फिर हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ए की चेंज हो रही है, चेंज के लिए डी लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। टाइम भी बदल रहा है, टाइम का भी फिक्स रहता है, नहीं रहता, तो मैंने लिखा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है हमारा, के है, माइनस को वहां ले जाइए, dt को वहां ले जाइए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dA इज इक्वल टू माइनस के इंटू में dt। अब आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। अगर मुझे यहाँ से डिफरेंशिएशन हटाना है तो मैं क्या कर दूंगी, इसका इंटीग्रेशन, है ना, तो हम कर देंगे इंटीग्रेशन। तो मैं लिख रही हूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड्स इंटीग्रेशन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू माइनस, ये तो कांस्टेंट ऐसे बाहर रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देगा, ये आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस का के, और इंटीग्रेशन ने डिफरेंशिएशन को कैंसिल किया, आ गया टी। और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन को कांस्टेंट लगा देते हैं, या तो कैपिटल आई लगा दो या फिर आप सी लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ना किसी तरीके से इस आई की वैल्यू को निकालना है। अगर मुझे आई की वैल्यू पता चल गई, मैं उस आई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूंगी। अब आई की वैल्यू निकलती है टाइम 0 पे, ठीक है, तो आई थिंक शायद इतना फ्रेम में आ रहा होगा ये, फिर भी चलो ट्राई करते हैं। अब टाइम 0 पे बात अगर हम करें तो टाइम 0 पर ए की कंसंट्रेशन क्या मानी थी हमने, ए नॉट। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की
वो हमने क्या मानी थी, वो हमने मानी थी ए नॉट। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन हमने मानी थी ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के, इनिशियली टाइम क्या है 0 और प्लस में क्या है आई। तो आई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, आई की वैल्यू आ गई हमारी ए नॉट। इस आई की वैल्यू ए नॉट को हम पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, मैं इधर लिख देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं फ्रेम से बाहर ना जा रहा हो। तो ये हो जाएगा हमारा ए की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के टी, और आई की वैल्यू क्या आई है, आई की वैल्यू आई है हमारी ए नॉट। ठीक है, अब माइनस के टी है, इसे यहाँ ले आइए, प्लस का बन जाएगा, इसको वहां ले जाइए। तो के टी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ए नॉट माइनस ए। के और टी यहाँ मल्टीप्लाई में है, टी को वहां लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो क्या आ गया है ये ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। देखो कितनी आसान थी, आसान थी ना, है ना। तो शुरू से एक बार रिवाइज करते हैं। ए हमने एक रिएक्टेंट लिया है जिसकी टाइम 0 पे जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, टाइम टी पर प्रोडक्ट जितना कुछ बना है यहाँ से कम हो गया है। ए माइनस एक्स भी लिख सकते हो, ए टी भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो। अब है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता है, रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के, उसकी पावर उसका ऑर्डर होता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो रेट कांस्टेंट के आता है। 0 ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 0 पुट करी, a की पावर 0 हुआ, जिसकी भी पावर 0 होती है वो 1 होता है। 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 60 की पावर 0 1, तो a की पावर 0 1। तो रेट हमारा किसके बराबर है, k के। रेट 0 ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए रेट और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ 0 ऑर्डर के लिए क्या आता है, कांस्टेंट आता है। फिर रेट का फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ए की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, डी ए लिखा है, और टाइम भी बदल रहा है, डी टी लिखा है। और रिएक्टेंट धीरे धीरे समय के साथ कम होते हैं, प्रोडक्ट धीरे धीरे समय के साथ बनते हैं, बढ़ते हैं। तो रिएक्टेंट है इसलिए माइनस लिखा है, यहाँ के है, माइनस को वहां ले गए, डी टी को वहां ले गए, डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी बन गया। इंटीग्रेशन किया, ठीक है, इंटीग्रेशन ने डिफरेंशिएशन को कैंसिल आउट किया, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई बना। आई की वैल्यू निकलती है हमेशा टाइम 0 पे, टाइम यहाँ 0 पुट किया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पुट की, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही पुट करनी पड़ेगी टाइम 0 पे क्योंकि टाइम 0 पे उसकी कुछ अलग वैल्यू थी, तो वो पुट करी। आई की वैल्यू निकाली ए नॉट, उसको यहाँ पुट करके हमने रिएक्शन इक्वेशन को रीअरेंज किया और यहाँ से के की हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए प्लीज। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ग्राफ फॉर 0 ऑर्डर। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना ग्राफ फॉर 0 ऑर्डर। एक ग्राफ तो हमने देख ही लिया रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का जो पहला ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, हमारा कांस्टेंट बनता है। ठीक है, अब दूसरे ग्राफ पर आते हैं। मान लीजिए हमें ग्राफ बनाना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, एट टाइम टी वर्सेस टाइम। ये कंसंट्रेशन एट टाइम टी है, आप चाहो तो टी लिख सकते हो, आप चाहो तो हटा सकते हो। ठीक है, इनिशियल में हमेशा नॉट लिखा होता है। अब मैंने क्या किया, ये मेरी क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने ए को ले लिया और वाई एक्सिस पे मैंने टी को ले लिया। हमारी इक्वेशन क्या बनी थी बताओ, हमारी इक्वेशन बनी थी k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी, मतलब ए, आप चाहो तो टी लिख सकते हो, चाहो तो इग्नोर मार सकते हो, डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे मैंने ए को लिया है तो मैं इसको थोड़ा सा ना अरेंज करूंगी सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये डिवाइड में है, वहां जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो ये बन गया के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए। अब क्या करिए, ए को यहाँ ले आओ, उसको वहां ले जाओ, तो ये बन गया ए इज इक्वल टू ए नॉट, ये तो यहीं का यही है, माइनस यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ए में और टी में रिलेशन देख पा रहे हो आप, इसको ना ऐसे लिख लो, इसको आगे लिख लो और इसको पीछे लिख लो और सिंप्लीफाई कर दिया। कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। तो y एक्सिस पे क्या लिया है हमने a, एक्सिस पे क्या लिया है हमने t।
तो आपको टी के आगे माइनस दिख रहा है, तो ये क्या है, इसके आगे क्या है, प्लस। मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा घट रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम अगर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगी, कंसंट्रेशन अगर बढ़ रही है टाइम घटेगा, कंसंट्रेशन कम हो रही है टाइम बढ़ेगा। एक ही बात है घुमा फिरा के, ठीक है। तो टाइम बढ़ रहा है तो क्या होएगा, कंसंट्रेशन घट जाएगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब स्लोप जो होता है वो m होता है, जिन्हें नहीं पता ध्यान दो, m क्या बताता है हमको, स्लोप। तो m की वैल्यू क्या आई, स्लोप की वैल्यू क्या आई, ये आ गई माइनस का k। इंटरसेप्ट c बताता है, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होती है, ये वाली, या तो ऐसे लिख लो या ये पूरा मार्क कर लो कि ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है। तो ये हमारा इंटरसेप्ट कितना आ गया, a0। ठीक है, बेहद आसान था आई थिंक। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, तीसरा पॉइंट हेडिंग डालो, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ का मतलब होता है वो समय, वो टाइम, इसको हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो समय वो टाइम जब रिएक्शन 50% हो चुकी है, ऐसे बोल लो, या वो टाइम जब आपका रिएक्टेंट 50% रिएक्ट कर चुका है, प्रोडक्ट 50% बन गया है, एक ही बात है। तो ये मान लो हमारा कोई रिएक्टेंट है A जो क्या दे रहा है, प्रोडक्ट P। टाइम 0 पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, A0, प्रोडक्ट महाशय भी बने नहीं थे। अब टाइम T हाफ है, तो T हाफ मैंने क्या कहा, वो टाइम, ठीक है, वो समय जब रिएक्शन 50% हो गई, 50% हो गई। भाई अगर मैंने यहाँ 100 मोल लिए तो 50 रिएक्ट कर चुके, बचे कितने, 50। मैंने यहाँ 60 मोल लिए, आधा कर दो, आधा 50%, ठीक है, 60 मोल लिए 30 बन जाएंगे, 30 बचेंगे। 80 मोल लिए 40 बन जाएंगे, 40 बचेंगे। तो जितना यहाँ लोगे उसका आधा बचेगा और आधा बन चुका होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लो मैंने 100 मोल लिए थे तो 100 का आधा 50 रिएक्ट कर गया है, 100 का आधा 50, मतलब 100 का आधा 50 बन चुका है, ठीक है। तो ये मेरा अगर A0 है तो T हाफ में क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी अपनी, आधी, 50%। समझे इस बात को। अब देखो क्या थी हमारी इक्वेशन, क्या थी भाई, हमारी इक्वेशन थी K इज इक्वल टू A0 माइनस A/T। T को यहाँ ले आओ, K को वहाँ ले जाओ। तो K को यहाँ ले आए हम और T को यहाँ ले आए, और T को कैसे रिप्रेजेंट करना है, T हाफ। तो T हाफ में इनिशियल कंसंट्रेशन तो वही रहेगी 100, है ना, और T हाफ में क्या हो जाएगी, उसकी आधी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, A0/2। एक में से अगर आधा जाएगा तो क्या बचेगा, आधा। तो T हाफ क्या आ गया हमारा, A0/2K। देख लो कितना आसान था। इसका भी ग्राफ बनाना है, बना लो, इसका ग्राफ बनाओ। कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस बनाएंगे क्या, टाइम। तो टाइम भी आपका क्या है, T हाफ लिख लो, T हाफ। तो ये Y है, ये X पे लिया है, और ये क्या है, C, ठीक है। तो ले लो इधर, इधर ले लो T हाफ, इधर ले लो 1/2, और यहाँ क्या ले लो, कंसंट्रेशन। उससे फर्क नहीं पड़ता, बात तो सेम ही आएगी। तो इसके आगे क्या है, प्लस, इसके आगे क्या है, प्लस। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका ग्राफ आएगा ऐसे। ओरिजिन से क्यों शुरू किया, क्योंकि यहाँ इंटरसेप्ट नहीं है, जमा में कुछ नहीं है ना, तो जमा में कुछ नहीं है इसका मतलब 0, तो इंटरसेप्ट कुछ नहीं है। जब इंटरसेप्ट 0 होता है तो ग्राफ कहाँ से शुरू होता है, ओरिजिन से। स्लोप की बात करते हैं, एक्स एक्सिस पे A0 ले लिया मैंने, तो स्लोप क्या बचा हमारा, स्लोप हमारा बच गया 1/2K, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता, देखो ऊपर 1 है नीचे 2K है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ T हाफ इधर लिखो या T हाफ इधर लिखो, A0 यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, कहीं पे भी लिख सकते हो। ग्राफ का नेचर तो एक जैसा ही रहेगा इस केस में, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज।